सुप्रभात प्यारे छात्रों। हिंदी की हमारी इस कक्षा में आज हम फिर एक नए अध्याय के साथ आपस में साथ है। भाषा मणि का हमारा यह अध्याय देखने में तो एक हास्य कथा सी है, नाटक में नाटक। अध्याय का नाम ही यही है, नाटक में नाटक, यानी कि नाटक के अंतर्गत एक और नाटक कर लेना। लेकिन इस नाटक के इस हास्य में, इस हंसी मजाक के पीछे कहीं एक छोटी सी शिक्षा छिपी हुई है, और वो यह है कि कभी कभी परिस्थितियाँ या हमारी योजनाएं कुछ ऐसी हो जाती है कि हम नहीं चाहते हैं वही काम हो जाता है। और इस अध्याय में यही चीज़ हमें बताई गई है कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए तो हमें हमेशा धैर्य के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करके इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और इन परिस्थितियों से हमें बाहर आना चाहिए। तो आइए हम अपना अध्याय शुरू कर ले। नाटक में नाटक। यह एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत पारंगत है, अच्छे से अभिनय करने में या किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करने में, लेकिन किसी कारण से वह खुद एक नाटक का निर्देशन तो करता है लेकिन उस नाटक का हिस्सा नहीं बन पाता। अब वह अभिनय अच्छा करता है इसलिए वह अभिनेता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि वह अभिनय नहीं करके और निर्देशन करता है, डायरेक्टर बन जाता है। लेकिन उसे जो उसके साथी गण मिलते हैं अभिनय करने वाले, वह सब इस तरीके के हैं जिन्हें हम अगर यूँ कहें कि काम बिगाड़ने में आगे तो कोई दो राय नहीं होगी। तो ऐसा ही एक छोटा सा हल्के फुल्के हंसी मजाक वाला नाटक है जो हमारे मनोरंजन के लिए है, और उसी नाटक के अंदर कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमें यह शिक्षा दे जाता है कि हमें हमेशा परिस्थितियों का सामना अपनी बुद्धि और धैर्य के साथ करना चाहिए। आइए हम अपना पाठ पढ़ें। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक मंचन नहीं करना चाहिए, और जब नाटक का अभिनय करने वाले भी नए हों, जो मंच पर आकर डर जाते हों और घबरा जाते हों, तब तो अधूरी तैयारी से नाटक मंचन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह स्वयं इसलिए अभिनय नहीं कर पा रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को गर्दन के सहारे एक पट्टी से लटकाए रखना पड़ता था। नाटक मंचन यानी नाटक का मंचन यानी मंच के ऊपर नाटक को लोगों के सामने प्रदर्शित करना नाटक मंचन कहलाता है, यानी नाटक का अभिनय करना। ठीक है, तो घटना से ही कहानी की शुरुआत हो रही है कि किसी नाटक का मंचन होने वाला है, यानी लोगों के सामने नाटक प्रस्तुत होने वाला है, और जो मेन किरदार है उसका मन उस नाटक को करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि अगर तैयारी अधूरी है तो अभिनय नहीं करना ज़्यादा अच्छा है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब उसमें कलाकार नए हों और वो मंच पर जाने से डरते हों। साथ ही कारण भी बता दिया गया है कि फुटबॉल खेलते वक्त वह गिर गया था और उसके हाथ पे चोट लगी है, और हाथ को गर्दन में पट्टी के सहारे। ये स्थिति आपको पता है कि कब होती है? जब हाथ की हड्डी टूट जाती है और हाथ को बहुत स्थिर रखना पड़ता है। तो आपने ऐसी स्थिति अपने आसपास बहुत देखी होगी कि किसी का हाथ टूट गया है तो उसको गले में पट्टी के सहारे या बेल्ट के सहारे बांधा जाता है ताकि वो हाथ में मूवमेंट कम रहे। इस वजह से वह खुद नाटक नहीं कर पा रहा है। नाटक खेलना बहुत ज़रूरी था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल के पौधे लगाए थे।
वहीं एक मंच भी बना था। राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास था। आपने भी अपने आसपास कॉलोनियाँ देखी होगी, कॉलोनियाँ मिलकर अपनी कॉलोनी के पर्सनल एक एक कॉलोनी के लोग बाग मिलकर इस तरीके के मनोरंजन के कोई कार्य करते हैं। तो वही स्थिति राकेश के कॉलोनी या मोहल्ले में भी हो रही है और ये नाटक का होना ज़रूरी था, क्योंकि उस मोहल्ले या उस कॉलोनी की इज्जत का कोई प्रश्न हो गया होगा ऐसा। ठीक है। सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है? जो सबके लिए हो। ठीक है। पर्सनल के साथ आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ तो पब्लिक प्लेस पे में बगीचे होते हैं और कुछ घरों के अंदर होते हैं। उन घरों के अंदर हम नहीं जाते। वो घरों के अंदर जो बगीचे होते हैं वो पर्सनल उन्हीं लोगों के लिए होते हैं। और जो सार्वजनिक प्लेस पे हैं, जैसे आपने अपने अपने मोहल्ले में देखा होगा, कहीं न कहीं छोटी सी ऐसी जगह होगी खेलने कूदने की, जहाँ पर मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो जाए, कभी कभी सब मिलकर बैठें, गोष्ठी करें, आपस में बातचीत करें। तो ऐसी जगह सार्वजनिक जगह जिसका उपयोग सब जने कर सकते हैं। ठीक है। और जो राकेश था उसकी योग्यता पर मोहल्ले वाले सबको विश्वास था। इससे हमें यह पता लगता है कि राकेश एक योग्य व्यक्ति था और जिम्मेदार व्यक्ति था। केवल 1 सप्ताह का समय था। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं लगा। वैसे तो सोहन और श्याम अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके नएपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे ना समझों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। जो किरदार थे नाटक के, वो दोनों की योग्यता पर राकेश को थोड़ा हम यूँ कह सकते हैं कि संशय था, शक था, क्योंकि वो नए थे। नए होने के साथ जो एक कहना चाहिए कि उनमें अवगुण ये था कि वो एक दूसरे से ज़्यादा समझदार अपने आप को मानते थे। वो अपने आप को ही ज़्यादा समझदार मानते थे। वो नहीं जानते, वो यूँ सोचते थे जब हम बोल रहे हैं तब दुनिया सुने और हम जो कह रहे हैं वही सही है। दूसरा क्या कह रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। राकेश ने 7 दिनों के अभ्यास में उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा किया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। ठीक है। अभ्यास का अर्थ आपको पता है, प्रैक्टिस। निर्देशन यानी डायरेक्शन करना, डायरेक्शन देना। ठीक है ना। निर्देशन किसी भी चीज़ को करने के तरीके बताना या संकेत देना, उसको हम निर्देशन कहते हैं। ठीक है। तो राकेश ने जो 7 दिन का समय मिला उसमें उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया था और छोटी से छोटी हर चीज़ उसने नाटक के में जो अभिनय करने वाले पात्र थे उनको समझा दी थी। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। जब प्रदर्शन का दिन आया, यानी कि दिखाने का दिन आया, साज सज्जा कक्ष आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ग्रीन रूम हमारी स्कूल में भी है और बहुत अच्छा ग्रीन रूम है, आप लोग सब जने जानते हैं, जहाँ पर कोई भी प्रोग्राम करने से पहले जो हम तैयार होते हैं, ठीक है, या कलाकारों को तैयार करने के लिए जो कमरे होते हैं और उनकी जो वेशभूषाएं रखने के जगह होती है, उसे हम ग्रीन रूम कहते हैं। यह आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो। ग्रीन रूम यानी साज सज्जा कक्ष। ठीक है। और हिदायत देना यानी नसीहत। ठीक है, निर्देश देना वो दे रहा था। इतने में मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक सब ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान है और शायर कहता है उसकी कला महान है। यानी कि जैसे ही दोनों का व्यवहार है, वही काम यहाँ भी हो रहा है, अपने आप को समझदार बताना। तो यहाँ पर भी जो मोहन है वो चित्रकार बन गया है और सोहन उर्दू का शायर यानी उर्दू जिस तरीके से हमारे हिंदी में कवि होते हैं उसी तरीके से उर्दू की भाषा में शायर कहलाते हैं। ठीक है। तो अब दोनों ही एक दूसरे को
दूसरे को अपनी अपनी कला को महान बता रहे हैं। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस जगह आता है जहाँ पर वे बहस कर रहे हैं। बहस मतलब आर्ग्यूमेंट करना, मुलाकात यानी भेंट, आपस में मिलना। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बात करे, बड़े छोटे के इस विवाद में खुद उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। मतलब दो जने तो आपस में लड़ ही रहे हैं। चित्रकार कहता है कि मैं महान, शायर कहता है कि मेरी कला महान। इतने में जो संगीतकार बना है श्याम, वह उन दोनों के झगड़ों तो नहीं सुलझाता और वह उन दोनों में खुद ही उलझ जाता है और उनको एक और शगुफा लड़ने का दे देता है और कहता है कि मैं महान, मेरी संगीत की कला महान। ठीक है, अभी तक तो अभिनय अच्छे से चल रहा था, सबको अपना संवाद याद आ रहा था, सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना संवाद भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था, जिससे कलाकारों को संवाद याद आते रहे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जो नाटक हो रहे थे, जिस तरीके से समझाया गया था, नाटक बिल्कुल उसी तरीके से मंच पर प्रदर्शित हो रहा था। लोग बाग देख रहे थे, आनंद ले रहे थे और राकेश जो था वो पर्दे की आड़ में खड़ा था और हर व्यक्ति का, हर किरदार का जो संवाद आने के पहले, जैसे ही संवाद आता, राकेश उसका पहला शब्द पर्दे के पीछे से धीरे से बोल जाता था ताकि उनको अपना संवाद याद आ जाए और वो अच्छे से अपना काम कर सके। लेकिन ये सब होते होते अचानक ऐसा कुछ हुआ कि श्याम अपना संवाद किसको कहते हैं? अपने डायलॉग्स, ठीक है, संवाद भूल गया। मगर श्याम घबरा गया। मतलब राकेश उनकी मदद कर रहा था और वो अपने संवाद भूल गया था, लेकिन उसके बावजूद अब वो मंच पर खड़ा है, इस वजह से श्याम को क्या हुआ, घबराहट सी हो गई और वह अचानक से चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। उन्हें यह चाहिए था कि वे दोनों मन से ही कोई बात बनाकर आगे बढ़ा देते, लेकिन वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। साथ ही संगीतकार महोदय भी पलट कर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको सुनाई न दे, इसलिए धीरे से फुसफुसा कर बोल रहा था। संगीतकार जी को यह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। श्याम अपना संवाद भूल गया था, वह घबरा गया था और उसकी घबराहट देखकर जो बाकी के दो कलाकार थे वो भी घबरा गए थे और वो तीनों ही चुप हो गए। एक जना अपनी संवाद भूल गया इसलिए चुप हो गया था, बाकी दो उसको देखकर घबरा कर चुप हो गए थे और राकेश जो धीरे धीरे पर्दे की आड़ से उनको संवाद याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, वो भी वह याद नहीं कर रहे थे, न वो सुन पा रहे थे। अपनी घबराहट उनकी इतनी बढ़ गई थी कि न वो कुछ सुन पा रहे थे, न वो समझ पा रहे थे। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक गए। यहीं से एक हास्यात्मक स्थिति का चित्रण शुरू हो जाता है कि अब तीनों घबरा तो गए और ऐसी घबराहट में जो संगीतकार जी हैं जो शायर हैं वो संगीतकार यानी श्याम के कंधे पर हाथ मार के कहते हैं, उधर जाके सुन लेना। अब ये कितनी एक स्थिति हो जाती है शर्मनाक कि मंच पर खड़े हैं और बाहर दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं और वो सब देख रहे हैं और इसी बीच कोई आकर इस तरीके से बोल जाए। ठीक है, तो संगीतकार को भी जो था एक आइडिया मिल गया। उन्होंने, हाथ में वायलिन तो था ही, धीरे से पर्दे की ओर खिसक गए राकेश के पास। ये सब देखकर क्या हुआ कि दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे बिना सोचे समझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? यानी कि
जब ऐसी स्थिति हुई कि शायर ने संगीतकार के कंधे पर हाथ रखकर उसे यूं एकदम ज़ोर से बोल दिया कि उधर जाकर अपना संवाद सुन लेना, तो और वो भी बड़े आराम से खिसक गए। तो ये देखकर दर्शक लोग जो थे देखने वाले, वो ज़ोर से हंस दिए। हम भी होते हैं तो हम भी हंस जाते हैं इसी जगह पर। ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने भी आती है कई बार। तो वही स्थिति उन लोगों की भी आई, तो वो भी ज़ोर से हंसे और उनको हंसता देखकर संगीतकार और ज़्यादा घबरा गए। और जो डायलॉग बोलने के लिए राकेश ने कहा था, वो उन्होंने पूरा ढंग से सुना भी नहीं और उसको उल्टा बोल गए। बोलना क्या था कि जब स्वर लहरी गूंजती है, यानी जब संगीत की आवाज़ की तरंगे गूंजती है, तो पशु पक्षी यानी जो मुँह ऐसे जान जिन्हें बोलना भी नहीं आता, ऐसे पशु पक्षी भी मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध यानी मोहित से हो जाते हैं, उसी में खो से जाते हैं। ठीक है, शायर साहब आप क्या समझते हैं संगीत को? मतलब शायर साहब को ये समझाना है, लेकिन संगीतकार जी उसका उल्टा बोल जाते हैं और शायर साहब को क्या बोल देते हैं? गाजर साहब। शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं? दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली की तरह है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। लड़ा तो वो रही थे। ठीक है, और जैसे ही शायर को गाजर बोला गया तो शायर महोदय वो भी भड़क से गए और उन्होंने तुरंत क्या कहा कि तुम्हें गाजर दिखता हूँ मैं, गाजर साहब हूँ। तो दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। ठठाकर हंस पड़ना यानी जोर से हंसना, मुहावरा है ये। और मुंह की खा जाना यानी सफल न हो पाना, किसी चीज़ में हमें हार मिलना। चित्रकार महोदय ने जब देखा कि दोनों आपस में वाकई में सच्चाई में लड़ पड़े हैं, तो उन्होंने बात संभालने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि जो है इनकी कला, शायर आप जो शायर हैं, आपकी जो कला है वो गाजर मूली जैसी है, यानी जिसका कोई महत्व नहीं हो। गाजर मूली यानी जिसका कोई महत्व न हो, बहुत से साधारण बात होना। ठीक है, और ये अपने आप की कला को, संगीत की कला को महान बता रहे हैं, लेकिन इनके संगीत की कला से भी महान तो क्या है, मेरी कला महान है, यानी मेरी चित्रकारी महान है। राकेश दांत पीस रहा था, उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। राकेश की स्थिति ये हो रही थी कि वह दांत पीस रहा था, यानी दांत पीसना भी मुहावरा है, यानी क्रोध आना। ठीक है, क्रोध करना। ठीक है, और पानी फिर जाना भी मुहावरा, यानी किए कराए का नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, यानी हमने जो भी मेहनत की है वो ख़त्म हो जाना या मिट्टी में मिल जाना। तो ये भी एक मुहावरा है, पानी फिर जाना यानी नष्ट हो जाना, किस हमारी मेहनत का या जो भी काम किया है उसका हमारा बेकार हो जाना। लेकिन जैसे ही चित्रकार ने बात संभालने की कोशिश की, वो देखकर थोड़ा सा राकेश शांत हुआ। लेकिन इस समय शायर साहब जो थे, उन्होंने थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा दी और वो बुद्धिहीनता में प्रदर्शित हो गई। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया है, मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी गाजर मूली, मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला पोतना है, पालिश है या जख मारना है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी जो शायर थे उन्होंने बात को दिल से लगा लिया। अच्छा, मेरी शायरी गाजर मूली, तो वो उससे लड़ बैठे कि मुझे गाजर साहब तो कहने की कोई बात ही नहीं थी, और मेरी शायरी अगर गाजर मूली है, यानी इतनी साधारण सी बात है, तो तेरी चित्रकला क्या है? पोतना है, पालिश करना है। पालिश आपको पता है जूतों पर की जाती है, पोतना आपको पता है कि दीवारों पर पोता जाता है। ठीक है, यह जख मारना यानी फालतू के काम करना। ठीक है, अब चित्रकार महोदय को भी गुस्सा आ गया। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख
मुंह संभाल कर बोल। ठीक है, मुंह संभाल कर बोलना यानी ये भी मुहावरा है, सावधानी से बोलना। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। अब मंच पर जब ऐसी स्थिति हो रही थी तो बाहर दर्शकों में तो हंसी होना वाजिब ही था, तो वो भी हंस पड़े और जोर जोर से हंस रहे थे। राकेश ये देखकर गुस्सा भी कर रहा था और घबरा भी रहा था। राकेश घबरा रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो, वह बार बार हथेली को बंद खोल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोर से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे मूर्ख, तुझे क्या खाक शायरी आती है? जबरदस्ती ही तुझे यह संवाद दे दिया, तूने सारी गड़बड़ कर दी। मुझे मूर्ख कहता है आलू बुखारे? शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी इसके अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी इन दोनों को लड़ते हुए तो कभी हाथ नचाते हुए उन्हें देख रहे थे। मतलब स्थिति ये हो गई थी कि वो तीनों ये भूल गए कि वो कहाँ खड़े थे। अपने आप को महान बताने के चक्कर में वो अपनी परिस्थितियों को भूल गए थे। अपने जो एक व्यक्तित्व के वो किस किरदार में है वो भूल गए थे, और उनके ऊपर लोग हंस रहे हैं वह उसे भी नहीं देख पा रहे थे। दिमाग में था तो सिर्फ ये कि मैं सही बाकी सब गलत, मैं महान बाकी सब बेकार, ये स्थिति थी। और वो तीनों वहाँ मंच पर आपस में वाकई में लड़ने लग गए, और यह देखकर राकेश की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। इज्जत मिट्टी में मिलना मुहावरा है, ठीक है, यानी कि सम्मान का नष्ट हो जाना। तू मैं होना ये भी मुहावरा है, यानी कि आपस में लड़ पड़ना। ठीक है, अब जब ऐसी स्थिति हो रही थी तभी मंच पर अचानक राकेश तेजी से मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सक पका गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरीके से रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। नाटक का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का हाल यह है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश का बात काट कर बोला, अरे मैंने कहने दिया था कि रिहर्सल में यह तो मानकर चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं, और अगर गलती हो गई तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते हैं। फिर क्या है कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गई। राकेश ने बात संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे लेकिन भौचक्के थे। वे सोच रहे थे, यह क्या हो गया? वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर ये तो नाटक में ही नाटक है। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाई और कमजोरी को दिखाया गया था। इस तरह राकेश ने बिगड़ते हुए नाटक को अपनी तुरंत बुद्धि से संभाला और कोई जान भी नहीं पाया कि नाटक बिगड़ गया है। अब पहले हम शब्द देख लें। सक पकाना, सक पकाना यानी कि सक पकाना तो बहुत इजी वर्ड है, यानी कि डर सा जाना। अचानक जो हम नहीं सोचते ऐसा कुछ काम हो जाए और उससे जो हम डर जाते हैं उसको हम कहते हैं सक पकाना। रिहर्सल आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। अभ्यास, अक्लमंदी, अक्लमंदी यानी बुद्धिमानी, तुरंत बुद्धि यानी सही समय पर सही बात करना और तुरंत से सोचना। विपरीत परिस्थितियों में हार मानकर नहीं, उसी वक्त अपनी बुद्धि का उपयोग करके सही बात कहना। और भौचक्का हो जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, जब स्थिति बिगड़ सी गई तो तुरंत राकेश ने कुछ सोचा और वह मंच पर पहुंच गया। और जैसे ही वो मंच पर पहुंचा वो तीनों एकदम से डर गए राकेश को देखते। तो राकेश अभिनय में तो पारित था ही, अभिनय उसका शौक भी था और वो बहुत अच्छा अभिनय करता था। हमने पहले ही ये बात की। उसने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा,
मुझे अस्पताल में हाथ में पट्टी बंधवाने, यानी उसने जो था उसने उस स्थिति को ही बदल के रख दिया। उसने तुरंत उनसे ये पूछा कि अगर मुझे अस्पताल में पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो इस तरीके से तुम रिहर्सल कर रहे थे, यानी इस तरीके से तुम अभ्यास कर रहे थे, इस अभ्यास में तुम इस तरीके से जोर जोर से लड़ रहे थे। ठीक है, नाटक का दिन पास आ गया है और हमारी तैयारी का ये हाल है। ठीक है, चित्रकार जो महोदय थे वो तुरंत समझ गए कि राकेश बात को संभालने के लिए आया है और उसने तुरंत राकेश की बात में बात मिलाते हुए कहा, हाँ अब हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसने लड़ाई शुरू कर दी थी, गलती इसकी है, आपस में इस तरीके से। मतलब उस वक्त राकेश ने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि जो लोग उस नाटक पर हंस रहे थे, जिन्हें लग रहा था कि नाटक में कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह उन्हें ये लगने लग गया अच्छा ये एक नाटक ही था और इस नाटक के जरिए ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से जब नाटक का अभ्यास किया जाता है, कोई नाटक मंच पे आने से पहले जो अभ्यास करता है उसमें किस किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है, उस चीज़ को यहाँ पर मंचन किया गया है। यानी बिगड़े हुए काम भी राकेश ने सुधार लिए थे। लोगों को यही लग रहा था कि नाटक के अंदर इस तरीके से नाटक प्रदर्शित किया है जहाँ पर पर्दे के पीछे आने वाली कठिनाइयों को प्रदर्शित हमारे सामने किया जा रहा है। तो ये मंगल सक्सेना जी ने एक छोटे से नाटक के माध्यम से हमारे सामने ये शो किया है कि कभी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और धैर्य रखकर तुरंत बुद्धि से या अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा उन विपरीत परिस्थितियों पर विजय को प्राप्त करना चाहिए और बिगड़ी बात को संभालना चाहिए, न कि जोश में आकर होश खो के उस बिगड़ी बात को और ज़्यादा बिगाड़े। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद।